आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने अपने प्रिय स्टूडेंट और अपना खुद का एक जवाब लेकर आया हूं। जवाब से मेरा मतलब ये है कि अक्सर स्टूडेंट के मैसेज भी मेरे पास आते हैं और कई स्टूडेंट मुझे बताते भी हैं और ये कहते हैं कि सर आप कम पढ़ाते हो। उस वक्त मैं उसका कोई जवाब नहीं दे पाता हूं और उन स्टूडेंट को भी ये कहता हूं कि आपको जहां भी उचित लगे आप वहां से इसे पूरा कर सकते हो। अभी इसका मेरे पास जवाब नहीं है और यदि मैं आपको जवाब दे भी दूंगा तो हो सकता है आप उसको समझ भी ना पाए। इसी तरीके से कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मेरा ये दोस्त वो कह रहा था, मेरा ये दोस्त ये कह रहा था। इस तरीके के कई हमारे कंटेंट से संबंधित क्वेश्चन उठाते हैं, उनका जवाब मैं आपको देने आया हूं। आज 6 अगस्त 2021 को CHSL का पेपर हुआ है, उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। मेरे पास अभी 23 क्वेश्चन आए हैं। इन 23 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आए हैं। पूरे गर्व के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे नोट्स में से आए हैं। अब हो सकता है अन्य किसी नोट्स में से भी आए हो, उस बात की भी मैं आपसे बात करूंगा। मेरी जो भी ये बातें हैं, ये मेरा बखान करने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य आप लोगों में एक विश्वास पैदा करना है और जो मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनमें विश्वास और मजबूत होगा और वो आने वाले समय में जो स्टूडेंट उनके साथ हमारे स्टडी मटेरियल से संबंधित जो सवाल जवाब करते हैं, उनको वो बेहतरीन जवाब दे पाएंगे। आइए CHSL 6 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को देखते हैं और आपको मैं बताऊंगा कि कहां कहां क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, किस रूप में आपको बताए थे। आइए, पहला क्वेश्चन जो है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत GDP का कितने प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। याद कीजिए, जिस दिन ये शिक्षा नीति आई थी, लगभग 40 या 45 मिनट का लेक्चर मैंने दिया था ये, और पूरा मैंने आपको विस्तार से आसान भाषा में समझाया था। उस लेक्चर को ध्यान से देखना, उस लेक्चर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा 6%। 6% है और इससे पहले जो होता था लगभग 4% होता था। अब देखिए, हम अपने नोट्स की यदि बात करें, कंटेंट की बात करें, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 80% हमारे कंटेंट में से आ गए। 80%, 100 की माने तो 80 आ गए। आप मोटे तौर पर यह कह दो कि 100 क्वेश्चन यदि मैंने आपको बताए तो उसमें से 80 क्वेश्चन हमारे कंटेंट में से आ गए। ये मैं इसलिए गर्व के साथ कह रहा हूं क्योंकि आ चुके हैं और इसी का प्रूफ आपको देने जा रहा हूं और इसे ही हम स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। अब आप कहते हो कि सर हम वहां से भी पढ़े थे, वहां से भी सारे क्वेश्चन आए हैं, तो ध्यान से सुनना। यदि मैं आपको 500 क्वेश्चन दूं और उसमें से 80 क्या 90 भी आ जाए, तो फिर कौन सा सिस्टम बेस्ट रहेगा। हम इसे फॉलो करते हैं, ध्यान रखना, हम इसे फॉलो करते हैं। इसे कहते हैं क्वालिटी बेस्ड तैयारी, इसे कहते हैं क्वांटिटी बेस्ड तैयारी। दोनों बातों में रात दिन का फर्क होता है। आज ये बातें मैं आपको गर्व के साथ इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि मैं बहुत ज्यादा बखान कर रहा हूं। बखान यदि मैं कर भी रहा हूं तो सबूत के साथ कर रहा हूं, बिना सबूत के नहीं कर रहा। मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, कभी किसी को जवाब नहीं दिया, आप बखूबी जानते हो। स्टूडेंट के मैसेज भी आते हैं, मैंने कभी नहीं कहा उनको कि आप उनको ये कह दो, कभी नहीं कहा। हाँ, इस बात पे जरूर जोर देता हूं मैं कि क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर ध्यान दें। आज मेरे पास मौका है कि मैं
उसको प्रूव कर सकता हूं कि क्वालिटी बेस्ड स्टडी ही सक्सेस दिलाती है, क्वांटिटी बेस्ड स्टडी सक्सेस नहीं दिलाती। क्योंकि यदि इन 500 क्वेश्चन को आप में कितनी याद रखने की क्षमता है, ये मेरे से ज्यादा आप जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये 500 में से कितने याद रखोगे, लेकिन 100 में से आप कितने याद रखोगे ये आप खुद आकलन करें। आइए दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति या अध्यक्ष कौन थे? अभी नेशनल मूवमेंट आपको कंप्लीट करवाया है, ऑनलाइन ऑफलाइन पहले भी करवा चुका हूं। क्या ये पहले या दूसरे दिन अपने लेक्चर में नहीं आता मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब मैं आपको यहां मौलाना अबुल कलाम आजाद की जीवनी नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो आपके काम की चीज नहीं है। यदि मैं जीवनी करा दूं तो आप कहोगे वाह यार कितना एक्सप्लेन तरीके से बताया है, क्योंकि वो आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि मैं करा दूं तो आप मुझे पसंद ज्यादा करोगे। लेकिन सवाल आपकी पसंदगी या नापसंदगी का नहीं है, सवाल आपके भविष्य निर्माण का है। और आपका जो आयु वर्ग है, हो सकता है मेरी बात को वो समझ ना पाए, लेकिन एक वक्त आएगा जब उसे ये बात समझ में भी आएगी, और समझ में नहीं आएगी तो उसे समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 2018 राष्ट्रमंडल खेल में भारत के कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है, इसको भी मैंने लेक्चर में कराया हुआ है, लेकिन जब इसको करवाया था तो मेरे साथ बहुत कम स्टूडेंट जुड़े हुए थे, हो सकता है उनको ये जानकारी ना हो, लेकिन ये मैंने करवा दिया था। 26 मेडल जीते हैं गोल्ड के, टोटल 26, और 20 सिल्वर थे, 20 कांस्य थे। इसने सिर्फ गोल्ड का आपसे पूछा है। एक अजीब टाइप का क्वेश्चन है। इससे हमें ये शिक्षा लेनी है कि अभी जो ओलंपिक खेल हो रहे हैं या 2022 में बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल होंगे, उनमें कितने मेडल मिले, इन पर हमें जानकारी रखनी है। जैसे मैंने टोक्यो ओलंपिक के संबंध में जो सीरीज चला रखी है, उसमें पहले पार्ट में मैंने मेडल के बारे में बताया है, पहला मेडल, व्यक्तिगत मेडल, उस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बनेंगे। तो टोक्यो ओलंपिक की जो पहला पार्ट मैंने आपको दिया है, उसको बहुत गंभीरता से देखें। एक जो भारतीय हॉकी टीम के बारे में जो मैंने स्पेशली एक लेक्चर प्रोवाइड करवाया है, तीसरा पार्ट है वो, उसको बहुत गंभीरता से देखें। वहां से क्वेश्चन आपके उठ के आएंगे। इस क्वेश्चन के पूछने का जो कारण है वो यही है कि 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं, तो इसने पुराने वाले को जोड़कर पूछ लिया। उसका कारण यही है, और कोई अन्य कारण देखने को नहीं मिलता है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किन के मध्य है? भारत नेपाल विवाद, भारत चीन विवाद। मैंने कहा था ढंग से कर लेना, इन पे क्वेश्चन जरूर आएगा, कहा था ना। LAC के बारे में हेडिंग ये LAC डलवाई थी, क्या है पूरा डिटेल में बताया था आपको मैप के माध्यम से, याद करो। ये भारत व चीन के मध्य है, भारत की नियंत्रण रेखा और चीन की नियंत्रण, भारत का नियंत्रण क्षेत्र और चीन का नियंत्रण क्षेत्र के बीच में है ये। तो आप मोटे तौर पर कह सकते हो भारत और चीन के बीच में है। 2020 तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है? इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको सीरीज में करवाता हूं, उसके अंदर मैंने ये बताया था, अनिल कुंबले। और यहां पर एक बात और ऐड कर सकते हो, विश्व की दृष्टि से यदि सबसे ज्यादा विकेट लेने की बात करें तो वो है M मुरलीधरन। M मुरलीधरन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सबस्टेन एंड द शैडो आत्मकथा किसकी है? बच्चों बताइए, आपको नहीं कहा था रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद की पूछी गई है, खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर की पूछी गई है,
इस कारण से यहां पर यह इंपॉर्टेंट बन जाता है कि दिलीप कुमार की बायोग्राफी कौन सी है, ऑटोबायोग्राफी कौन सी है। याद करो, चिल्ला चिल्ला कर कहा था मैंने आपको, और मैंने ये कहा था इसी कारण से इस पर ध्यान दीजिए, और वो आ गया। इसे स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। तुम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि सर स्मार्ट स्मार्ट बोलते रहते हैं, होती क्या है? यही होती है स्मार्ट स्टडी। इसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। ये अनुभव पर आधारित होती है, एक्सपीरियंस पर आधारित होती है। इसे यूट्यूबर नहीं बता सकते, इसे एक टीचर ही बता सकता है। इसीलिए आपको कहता हूं कि यूट्यूबर की बजाय टीचर से पढ़ा करें। तो ये दिलीप कुमार की है। कौन है जो संसद के स्टार्ट होने से भंग होने तक पदस्थ रहते हैं, अर्थात नव निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक तक बने रहता है? बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य बताइए। अच्छे तरीके से वहां पर आपको बताता हूं मैं लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में। तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। आइए नेक्स्ट। अप्रैल 2020 तक धान खरीदी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ये अपने नोट्स में नहीं है, तेलंगाना है। एक नया सब्जेक्ट सा मर्ज है। आने वाले समय में हम इन बातों को भी अपने नोट्स में शामिल करेंगे। ये हमें सीख देता है परिवर्तन की, और इसी को हम कहते हैं अपडेटेड होना। और ये अपडेट जो हमें कराता है, ये जो क्वेश्चन अभी नए आएंगे वो हमें बताएंगे कि आगे आने वाले समय में हमें अपनी स्ट्रेटेजी में कौन सा बदलाव करना है। तो इस क्वेश्चन ने हमें ये बताया है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। अब आने वाले समय में ये बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां ध्यान रखना, अप्रैल 2020 तक धान खरीदी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तेलंगाना। लेकिन इसके लेटेस्ट आंकड़े भी आ चुके हैं। जून 2021 में इसके लेटेस्ट आंकड़े आए हैं, जिसमें पहला स्थान पंजाब का है। लेकिन इसमें तेलंगाना ही आंसर आएगा, क्योंकि यहां पर इसने कहा है अप्रैल 2020। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस 2019, ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है। इसको आप आगे इंडेक्स कह सकते हो। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक अच्छे तरीके से आपको करवाया था मैंने, अच्छे तरीके से। 68, यहां पर आपको मैं कई बार बताता हूं कि एक तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी संस्था इसे जारी करती है जब भी कोई इंडेक्स हो, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है भारत की रैंक। सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है, सबसे ज्यादा। और फिर तीसरे नंबर पर मैं आपको कहता हूं कि पहले नंबर का देश, दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का, ये पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन इसी संदर्भ में पूछ ही लिया गया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में कौन सा देश फर्स्ट रैंक पर है? ये मैंने आपको करवाया था, पुराने देख लीजिए। और अभी मैंने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको बताया था, और मुझे लगता है मैंने उस टॉपिक की हेडिंग भी रखवाई थी। और मैंने आपको कहा था ये नॉर्वे वगैरह है, यही देश पहले नंबर पर रहते हैं। अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनमें भी नॉर्वे पहले नंबर पर है। मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब मैंने आपको ये बताया था तो मैंने यहां पर लिखवाया था मध्य रात्रि के सूर्य का देश। ये भी एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट, कितने वर्ष में राज्यसभा में 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन यदि यहां पर 6 वर्ष आपको दे दे तो गच्चा खाने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि 6 वर्ष तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य है। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं, तो 2 वर्ष इसका आंसर होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से नए गेम जोड़े जाएंगे? याद करो, मैंने एक बार आपको ये जो ब्रेक डांस है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ब्रेक डांस शामिल होगा। याद करो, वो क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ चुका है। ब्रेक डांस, स्पोर्ट क्लिबिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, ये पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल किए जाएंगे। कौन से नए गेम जोड़े जाएंगे? यहां पर एक बात और ध्यान रखना,
बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 3 नए खेल जोड़े जाएंगे। वुमेन क्रिकेट, बीच वॉलीबॉल और पैरा टेबल टेनिस, ये जोड़े जाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन बन रहे हैं, इस कारण से हो सकता है आपको इस रूप में भी पूछा जाए। 13वां क्वेश्चन जो है, राजस्थानी वाद्य यंत्र खड़ताल किस शैली का वाद्य यंत्र है? इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ताल वाद्य, आघात वाद्य, इस टाइप का है, लेकिन इसको पर्टिकुलरली अवनद वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है। चमड़े से ढक्कर बनाए जाते हैं, उन पर प्रहार किया जाता है, उस प्रकार का ये वाद्य यंत्र होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से आंखों में कलर ब्लाइंडनेस में कमजोरी हो जाती है? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ए फॉर आंख, आंख में रेटिना, रेटिना से रेटिनोल, रतौंधी, याद कीजिए इसी लहजे में हम इसको पढ़ते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में करवा चुका हूं। तो विटामिन ए, ये अपने नोट्स में नहीं था। डॉक्टर तसेरिंग लैंडोल को 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया, वो किस राज्य के? ये लद्दाख से हैं। इस टाइप के भी कई बार अंदरूनी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चन होते हैं यदि हम इनकी तैयारी करने लगें तो मुझे ऐसा लगता है हमारा रास्ता अलग हो जाता है और फिर हम गलतियां कर देते हैं। क्योंकि आप देखिए, ये जो पद्म भूषण है ये तो बहुत बहुतों को मिला है। उन बहुतों का क्षेत्र याद करना, फिर राज्य याद करना, मेरे हिसाब से थोड़ा स्ट्रेटेजिकल दृष्टि से गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाते हैं और यदि हमारे मन मस्तिष्क पे रहते हैं तो अलग बात है, नहीं रहते हैं तो इन्हें स्किप करना ही उचित रहता है एक स्ट्रेटेजी के तहत। क्योंकि 25 क्वेश्चन आ गए तो 25 में से 25 क्वेश्चन आप कर पाओ, ऐसा जीके में संभव नहीं होता है। ये मैथ या रीजनिंग नहीं है, इसमें इस प्रकार की संभावनाएं बहुत कम होती है। करने वाले करते भी हैं, वो एक अपवाद के रूप में होता है। ये एक प्रैक्टिकल बात है और सच्चाई है, ये इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होती। 25 में से 25 आना ये एक बहुत बड़ी बात होती है और मैं उसे अपवाद ही कहूंगा, एक्सेप्शनल ही कहूंगा उसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहां है? मुझे नहीं लगता आपको यह बताने की जरूरत है, अमृतसर यहां पर है। एमएस पॉइंट में कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग होता है? जेपीईजी, जीआईएफ, पीएनजी, जेपीजी, बीएमपी, ये कंप्यूटर से संबंधित है। वाइन के लिए सबसे अच्छा फाइनिंग एजेंट कौन सा है? जिलेटिन, इसिंग्लास, एग वाइट, बेंडोनाइट, ये इसके होते हैं। ये मैंने नहीं करवाया आपको, लेकिन आप इनको ध्यान रखें। अब कंप्यूटर में भी एक बेहतरीन अंतर हम करेंगे। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोरगोन कितने केजी भार वर्ग में खेल रही है? शायद मुझे लगता है जो मैंने आपको चौथा पार्ट टोक्यो ओलंपिक का जो कल उपलब्ध करवाया है उसमें मैंने इनके बारे में बता दिया है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं। मेरा जो टोक्यो ओलंपिक का फर्स्ट पार्ट देखोगे वहां भी आपको मैं बताऊंगा, तो मैंने वहां पर यह कहा है कि 69 केजी वर्ग, याद करो मैंने आपको बताया था कि अभिनव बिंद्रा के संबंध में बीजिंग ओलंपिक में क्वेश्चन पूछा गया था 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में, ये ऑप्शन में आया था। तब मैंने आपको कहा था इन बारीकियों को आपको ध्यान में रखना है, और वही बारीकियां इस क्वेश्चन में आ चुकी है। 69 केजी वर्ग पूछ लिया उसने। तो दोस्तों इसे स्मार्ट तैयारी बोलते हैं। ये होती है स्मार्ट तैयारी, सीधा निशाना वहां करना जहां से क्वेश्चन उठकर आएगा। इसकी जानकारी हमें अनुभव के आधार पर होती है, ऐसे नहीं होता कि ये एक दिन में ही प्राप्त हो जाए। अब ये जो लवलीना है इसके बारे में कितने भी इतिहास बता दो आपको, इसका गांव का नाम बता दो, इसकी एज बता दो, पिता का नाम बता दो, माता का नाम बता दो, कुछ भी बता दो, राज्य रुज्य सब कुछ बता दो आपको। ये बताकर आपका मैं कितना भी समय ले सकता हूं। उल्टा आप मुझे अच्छा और कहोगे कि यार गुरुजी ने बहुत बढ़िया कराया यार, एक्सप्लेन से कराया, लेकिन इन सब को कराकर मैं क्या हासिल कर लूंगा? सिर्फ एक बात की गुरुजी ने बहुत बढ़िया कराया, लेकिन आपके तैयारी करने का तरीका तो बदल गया ना। सही तरीके से स्ट्रेटेजिकल बात तो आप कर ही नहीं पाए, तो फिर वो गलत हो जाता है और उसका नुकसान आप पहले भुगतते हो, उसके बाद मैं भुगतता हूं। क्योंकि अब मेरी पहचान तभी बनेगी जब क्वेश्चन आएंगे,
और आपकी पहचान तभी बनेगी जब आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे और आपको वहां क्वेश्चन मिलेंगे, तभी आप इतिहास रच पाओगे। नहीं तो आपको चाहे मैं कितना ही परोस दूं, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो मैं मान के चलता हूं मेरी बात को आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। मेरा बखान करने का उद्देश्य नहीं है दोस्तों, मान के चलिए, ऐसा नहीं हूं मैं। कुछ लोग समझते हैं वो अलग बात है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मेरा उद्देश्य ये है आपको एक सही रास्ता दिखाना, मेरा उद्देश्य ये है। अब इसको समझ पाते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो दोस्तों कितनी ही गालियां दे दो, कितने ही अपशब्द बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे काम को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। मेरे काम को नहीं रोक सकते आप लोग। मेरे को जो काम करना है ना, वो मैं करूंगा ही करूंगा। जिस दिन मैंने किसी के कहने पर काम रोक दिया, उस दिन तो मैं वैसे ही असफल हो जाऊंगा, क्योंकि आलोचक ही हमें आगे बढ़ाते हैं। आपकी जिंदगी में भी तो बहुत आलोचक होंगे, कम थोड़ी है। नहीं कहते आपको तू करेगा क्या एग्जाम क्लियर, करके दिखाना। 3 साल से तैयारी कर रहा है, अभी तक तो हुआ नहीं, अब कहां से हो जाएगा। नहीं लताड़ते आपको, आपके घर वाले, आपके रिलेटिव नहीं लताड़ते, आपका दोस्त नहीं लताड़ता आपको, रिश्तेदारों के तानों को नहीं महसूस करते आप। बस वही बात है, उसी तरीके से हम भी महसूस करते हैं, लेकिन हम मैच्योरिटी के उस लेवल पर हैं कि हम इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देते, और देना भी नहीं चाहिए, और आपको भी नहीं देना चाहिए। ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं। आलोचक हमेशा आगे ले जाते हैं हमें। अपनी कमजोरी को ताकत बनाइए, मैंने कई बार आपको कहा है, ये आपकी कमजोरियां होती है। उनका जवाब आप अपनी कामयाबी से दीजिए। मैं दे रहा हूं ना, ये जवाब दे रहा हूं ना। ओवरऑल यदि 25 क्वेश्चन मान के चले तो 20 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आए हैं, जवाब है। आज भी बता रहा हूं ना, कहां मैंने आपको बताया था, कहां से उठाया ये क्वेश्चन, बता रहा हूं ना, सबूत के साथ बता रहा हूं ना आपको। तो ऐसे ही आने वाले समय में आप अपनी कामयाबी से जवाब दीजिए अपने आलोचकों को, मुंह से मत दीजिए, कामयाबी से दीजिए। आज हमारे इतने क्वेश्चन पढ़ गए, मैं धड़ल्ले से कह सकता हूं, बिल्कुल पढ़े है ना ये रे। कम मटेरियल तो दिया था, अब कम पता नहीं आप किसको कहते हो, ज्यादा मटेरियल पता नहीं आप किसको कहते हो, ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मैं जो भी मटेरियल देता हूं उसके साथ एक शब्द होता है एग्जाम बेस्ड। अब भगवान जाने आप किसको ज्यादा बोलते हो, मुझे आज तक नहीं पता लगा। लेकिन यदि मैंने आपको कम भी बताया है ना, तो भी आपके सामने रिजल्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। प्रति बूंद अधिक फसल की अवधारणा किस राष्ट्रीय योजना से संबंधित है? कितनी बार बता चुका हूं, इकोनॉमिक्स में भी करवा चुका हूं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके साथ साथ आपको फसल बीमा योजना करवाता हूं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना करवाता हूं। कृषि के संबंध में आपको यह बताई हुई है, कितनी बार करवाई हुई है आपको। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति इजराइल से ली गई, नहीं करवाता आपको, कितनी बार करवाया है। वहीं पर तो यह टॉपिक करवाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्स अच्छे तरीके से आपको बताया था, पूरे नाम के आधार पर मैंने कहा था, इस फुल फॉर्म को देख लेना, वैसे ही क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। टीचिंग लर्निंग में इसमें ज्यादा रिजल्ट देने के लिए स्ट्रेंथ देना, स्ट्रेंथ पैदा करना, अध्यापन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। अच्छा तरीके से बताया था, फुल फॉर्म के साथ बताया था मैंने, और स्टार्स के बारे में बताया था। और आपसे ये पूछा, वहां मैंने आपको ये बताया था कि आपसे ये पूछा जाएगा कि स्टार्स योजना का संबंध किससे है। वहां मैंने कहा था शिक्षा, पर्यावरण, ब्रह्मांड के अध्ययन से। याद कीजिए, उस तरीके से मैंने क्वेश्चन बना के आपको ओरली बताया था। और दूसरा मैंने कहा था कितने राज्यों में ये स्टार्ट की गई है, ये पूछा जाएगा। और मैंने आपको ये कहा था कि इसके अंदर राजस्थान शामिल हो गया है, इस कारण से राजस्थान से संबंधित जो एग्जाम होगा उसमें भी ये पूछा जा सकता है। ये बात मैंने आपको कही थी, ये वर्डिंग मेरे को एज इट इज याद है। तो ये 6 राज्यों में है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। स्वाली का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था? जहां पुर्तगाली कराता हूं वहां करवाया था 1612 में, ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल के मध्य। क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में? अभी मैंने आपको खनिज करवाए थे, याद करो, खनिज करवाए थे, उसके अंदर मैं इसको बताता हूं। ओडिशा, क्रोमाइट, लोहा सब बताया हुआ आपको, एक लिस्ट के तौर पर आपको करवाया जाता है ये टॉपिक।
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बता चुका हूं। ये खनिज के संबंध में सर्वाधिक खनिज वगैरह सारी डिटेल देता हूं। तो दोस्तों, मैंने जितनी मेहनत की उसका रिजल्ट तो मैंने आपको बता दिया। अब आपने इस पर कितनी मेहनत की है, आपने कितना भटकाव किया है, कितने दिग्भ्रमित हुए हैं, कितनी मेरी बात आपने मानी है, ये दोस्तों अब आप जानो। यदि आपने सही तरीके से मेरे को अनुसरण किया है, फॉलो किया है, जैसे जैसे मैंने आपको कहा है कि इसको 15 बार पढ़ लो, इसको बार बार पढ़ो, इसी को पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है, इसको यदि आपने किया है तो मुझे नहीं लगता कि आप यदि भूले भी होंगे तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो जरूर करके आए होंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप 15 क्वेश्चन भी करके आ गए ना तो कंपटीशन की लाइन में तो आ गए आप अन्य कंपटीटर से अलग तो हो गए। तो यही कहना चाहूंगा, अपनी तैयारी को मजबूती दें, क्वालिटी पर ध्यान दें, स्मार्ट तैयारी करें, उलझे नहीं। पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है पढ़ने की, कितना भी पढ़ लीजिए कम है। हमारा जो स्टडी मटेरियल है, लोग कहते हैं बहुत महंगा है, उसके महंगे होने का कारण ये है, उसका कारण यही है क्योंकि वो इस तरीके से आपको बताया गया है ताकि हम आपको ये कह सकें कि यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। आगे दोस्तों, आप अपने भविष्य के निर्माण के लिए स्वतंत्र हो, जैसा आप उचित समझो आप उसे फॉलो कर सकते हो। मेरा उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के लिए क्या फायदेमंद है और क्या हानिकारक है ये बताना मेरा नैतिक कर्तव्य है। इसको आप अन्यथा ना लें, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, ये मेरा फर्ज है। क्योंकि कल को आप मुझे ये ना कह सकें कि सर आपने हमें कभी सही गाइडलाइन की नहीं। इस तरीके की बातें आप भविष्य में मेरे साथ ना करें, उसीलिए आपको बताया जाता है। किसी का अपमान करना या किसी की टीचिंग पर सवाल उठाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यदि किसी को ऐसा लगता है तो मैं हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता हूं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात कहूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। स्टूडेंट को क्या करना है, किस तरीके से उन्हें बताना है, ये मेरी ड्यूटी है। उन्हें सही गाइडलाइन देना मेरी ड्यूटी है। और इस ड्यूटी को ही पूरा करने के संबंध में यदि मेरे से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांगता हूं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।